अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड स्टैंडिंग वेव्स चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट आ जाएगा रेजोनेंस, द फिनोमेना इन विच अ फिजिकल सिस्टम इज डिराइवन बाय एक्सटर्नल फोर्स एट वन ऑफ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फिर क्या होगा जब ड्राइवन फोर्स से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया जाए किसी भी फिजिकल सिस्टम में, रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंटली लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो बेटा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। यानी कि आप कह लें कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इंटेग्रल मल्टीपल और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत लार्ज हो जाता है और वही क्या कहलाती है? रेजोनेंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अ स्टेशनरी वेव पैटर्न फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन यानी कि इंटरफेरेंस की वजह से ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इन अ मीडियम इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। तो हम कहेंगे बेटा कि ऐसा पैटर्न जो आपको स्टैटिक नजर आए, किसकी वजह से? सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स जिनकी आप कह लें फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, जबकि डायरेक्शन अपोजिट है किसी भी एक मीडियम के अंदर। जैसा कि बेटा यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, डायरेक्शन एक की जो है ना वो लेफ्ट की तरफ, दूसरे की राइट की तरफ, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स पर बेटा एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है और कुछ पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है उसे आप बेटा नोड कहते हैं, जबकि जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है उसे आप एंटी नोड कहते हैं। इस पॉइंट को बेटा आगे हमने यूज़ करना है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि यहाँ पर देर आर सो मैनी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इन डिफरेंट डिवाइसेस दैट जनरेट एंड यूज स्टैंडिंग वेव्स। तो बेटा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रेजोनेंस की, स्टैंडिंग वेव्स की। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडिंग वेव्स एंड द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस कैन बी स्टडीड थ्रू द एक्सपेरिमेंटल apparatus इंक्लूडिंग रूबेन ट्यूब्स आ जाएगा, क्लेडिंग प्लेट्स आ जाएगा और एक्विस्टिक लेविटेशन आ जाएगा। तो बेटा इन अपरेटस को हम यहाँ पर देखते हैं जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट आ जाएगा रूबन ट्यूब्स, इसे आप बेटा स्टैंडिंग वेव फ्लेम ट्यूब भी कहते हैं या सिंपली फ्लेम ट्यूब भी कहा जाता है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, अ रूबन ट्यूब्स इज एन एक्सपेरिमेंटल apparatus consisting of a long metal tube used to demonstrate acoustic sounding wave। एक्विस्टिक मतलब साउंड जो है ना वो आप कह लें स्टैंडिंग वेव्स आ जाएंगी साउंड के लिए। तो हम बेटा कहेंगे कि जैसा कि यहाँ पर एक जो है ना पाइप के अंदर शो किया गया है कि साउंड वेव्स इसमें जाएंगी जिनको शो किया जाएगा किसकी बदौलत? आप कह लें कि फ्लेम्स की बदौलत, तो इसलिए हम इसे फ्लेम ट्यूब भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इट इज़ आल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव फ्लेम ट्यूब और सिंपली अ फ्लेम ट्यूब। तो बेटा हम इसे सिंपली फ्लेम ट्यूब भी कह लेंगे। इन्वेंशन आ जाएगा, इट वाज इन्वेंटेड इन 1905 बाय जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम क्या है? हेनरिच रूबन्स। तो बेटा हेनरिच रूबन्स ने इसे 1905 में जो है ना वो इन्वेंट किया था। अब नेक्स्ट बेटा हम अपरेटस सेटअप की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल पाइप with small holes drilling evenly along its top surface and sealed at both ends। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा स्मॉल होल्स जो कि अपर की तरफ बनाए गए हैं और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके दोनों एंड्स पाइप के क्लोज कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी बेटा आप कह लें मेम्ब्रेन लगा दी गई और यहाँ पर भी कॉकपिट लगा दिया गया ताकि ये बाहर की तरफ ना जा सके। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं वन सील्ड एंड इज फिटेड विद अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसको आप कह लें फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड टू अ स्मॉल स्पीकर आर फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो यहाँ पर ये आप बेटा देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसका आप कह लें अटैच किया जाता है साउंड वेव्स के साथ या फिर फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ, जो क्या करेगा जब इससे साउंड वेव टकराएगी तो ये आगे साउंड वेव पास करेगा और इस मेटल ट्यूब में बेटा ये साउंड वेव पास करेंगी। तो यहाँ पर आप कह लें कि ये इस एंड की बात हो रही है। नेक्स्ट सेकेंड एंड की बात कर लेते हैं।
द ऑपोजिट एंड इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ फ्लेमेबल गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस के साथ कनेक्टेड है जो कि फ्लेमेबल है, यानी कि नेचुरल गैस है, जो कि आप कह सकते हैं कि आगे फ्लेम्स में नज़र भी आएगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा गैस फिल्ड पाइप leaks through the holes on top and is ignited to produce a row of flames। तो आप बेटा कहेंगे कि ये जो ऊपर होल्स बनाए गए थे उसमें से जब गैस बाहर आएगी तो उसको आग लगा दी जाएगी और वो रो ऑफ फ्लेम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा वर्किंग एंड प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हेन साउंड वेव्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीक्वेंसी जनरेटर अ स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म इनसाइड द ट्यूब। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव की जाती है यानी कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है ना वो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर आपको फ्लेम नज़र आता है जैसा कि बेटा डायग्राम में शो किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट्स रीजन्स ऑफ ऑसिलेटिंग प्रेशर अलोंग द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो रीजन कौन कौन से होंगे, दो तरह के रीजन ऑफ प्रेशर होंगे, एक आप कह लें लो साउंड प्रेशर रीजन, एक आप कह लें हाई साउंड प्रेशर रीजन, जो कि लेंथ ऑफ ट्यूब के अलोंग मेंशन किए जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लो साउंड प्रेशर यानी कि नोड्स की बात कर लें। पहले भी बेटा आपको बताया नोड्स क्या है, नोड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जीरो एम्पलीट्यूड जो कि स्टैटिक है, जबकि एंटी नोड की बात की जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि जहां पर मैक्सिमम फ्लेम होगा। तो बताइएगा फिर वेयर साउंड प्रेशर वाइब्रेशन इज वेरी लो या फिर कह लें लेस गैस स्केप थ्रू दी होल्स, जहां पर गैस जो है ना वो बहुत कम स्केप होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, लो साउंड प्रेशर या फिर नोड्स का नाम दिया जाता है। सेकंड आ जाएगा बेटा हाई साउंड प्रेशर या फिर एंटी नोड की बात कर लें, वेयर साउंड प्रेशर वेरिएशन इज हाई। तो बेटा साउंड प्रेशर वेरिएशन हाई होगी यानी कि उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गैस स्केप प्रोड्यूसेस टॉलर फ्लेम। तो आप कह लें टॉलर यानी कि लंबा फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पर, एंटी नोड्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा सेकंड जो है ना इसमें ऑपरेटर्स कैल्डनी प्लेट। कैल्डनी प्लेट बेटा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कैल्डनी प्लेट इज अ थिन मेटल प्लेट यूज टू विजुलाइज टू डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव पैटर्न एंड रेजोनेंस मोड्स। तो हम यहाँ पर कहेंगे बेटा कि जो कैल्डनी प्लेट है वो थिन मेटल प्लेट होती है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होती है, विजुअलाइजेशन के लिए, किसके लिए, टू डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव पैटर्न। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि ये कैसे अचीव होता है, रेजोनेंस के जरिए अचीव होता है, रेजोनेंस मोड्स के जरिए। तो ये बेटा कहलाती हैं कैल्डनी प्लेट्स। यहाँ पर बेटा इसकी इन्वेंशन की बात कर लेते हैं हम। इन्वेंटेड इन द लेट 18th सेंचुरी बाय अर्नस्ट कैल्डनी, जो कि आप कह लें 1756 से 1826 के दरमियान, और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था और साथ में आप कह सकते हैं ये एक म्यूजिशियन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेकर भी था और इसने बेटा इसको इन्वेंट किया था। ऑपरेटर्स सेटअप देख लेते हैं हम। क्लासिकल कैल्डनी प्लेट जो कि आप कह लें कि बेसिकली जो ना वो अर्नस्ट कैल्डनी ने इन्वेंट की थी, तो आप उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके पास एक जो है ना वो थिन प्लेट है और इसके आप कह लें कि वायलिन बो के जरिए इसको वाइब्रेट किया गया और यहाँ पर जो है ना वो आप कह लें पैटर्न नज़र आता है स्टैंडिंग वेव्स का। और दूसरा आ जाएगा मॉडर्न कैल्डनी प्लेट जो कि आप कह लें कि एक इलेक्ट्रिकल इनपुट सिग्नल के साथ कनेक्टेड होता है और हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के ज़रिए वो वाइब्रेट करता है और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर और स्क्वेयर शेप्ड मेटल प्लेट्स। तो या तो बेटा वो स्क्वेयर शेप होती हैं या फिर फ्लैट जो ना वो सर्कुलर शेप होती हैं, माउंटेड हॉरिजेंटली एट इट्स सेंटर। तो आप कह लें कि उसको सेंटर जो है ना वो माउंटेड किया होता है, हॉरिजेंटली फ्लैट रखा होता है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा क्लासिकल मेथड, द एज ऑफ मेटल प्लेट is excited into transverse vibration using a violin bow। तो वायलिन बो आप कह लें कि उसको यूज़ करते हैं, आपने उसको वाइब्रेट करवाना है और इसके साथ कनेक्ट करना है प्लेट के साथ।
जब वो कनेक्ट होगा तो प्लेट भी वाइब्रेट करेगी, जिसकी वजह से ऊपर बेटा जो सैंड है वो क्या करेगी, वाइब्रेशन की वजह से स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेगी। यानी कि किसी जगह पर वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी और किसी जगह पर कम इकट्ठी होंगी। यानी कि किसी जगह पर वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और किसी जगह पर कम होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड। द सेंटर ऑफ द प्लेट इज अटैच्ड टू अ मैकेनिकल ऑसिलेटर डिराइवन बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटर। तो यहाँ पर बेटा मॉडर्न में तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट होता है जो कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के साथ अटैच किया जाता है, और जब ये सिग्नल इसमें जाता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और ये मुख्तलिफ जो है ना वो पैटर्न बना सकता है प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। व्हेन द प्लेट इज डिराइवन at resonance normal mode frequency standing wave pattern from across its surface। यानी कि बेटा जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अचीव होती है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ फिर क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है क्रॉस इट्स सरफेस। तो नेक्स्ट क्या बनेंगे, नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले बनेंगे। अब नोड्स की बात करते हैं। लाइंस आर रीजन ऑन दी प्लेट वेयर द मेटल डज नॉट वाइब्रेट, या फिर जहां पर जीरो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या कहलाएंगे, नोड्स कहलाएंगे। यानी कि वहां पर एम्पलीट्यूड का जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का वो बहुत ही कम होगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। जबकि एंटी नोड की बात करें, अब बेटा यहाँ पर देखिएगा नोड ही है जहां पर आप देख सकते हैं ये सैंड ज़्यादातर इकट्ठी है। जहाँ पर स्टैटिंग है वो बेसिकली आप कह लें नोड्स है, जहाँ पर मैक्सिमम सैंड जो है वो इकट्ठी हुई पड़ी है, ये मैंने मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। जबकि एंटी नोड की बात करें तो वहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी, वहाँ पर सैंड रुकेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रीजन्स वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जहाँ पर बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी सैंड वहाँ से हट के रेस्ट वाली जगह पे चली जाएगी, नोड की जगह पर चली जाएगी। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अ थिन लेयर ऑफ सैंड इज स्प्रिंकल्ड इवनली ओवर द टॉप ऑफ द प्लेट एंड यहाँ पर कहेंगे हम प्लेट वाइब्रेट्स, और हम कहेंगे सैंड बाउंसेस ऑफ द एंटी नोड्स। यानी कि एंटी नोड्स जहाँ पर होंगे जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वहाँ से सैंड हट कर कहाँ पे सेटल हो जाएगी, सेटल्स अलोंग दी स्टेशनरी नोडल लाइंस। यानी कि जहाँ पर नोड्स होंगे वहाँ पे वो रेस्ट में चली जाएंगी, मेकिंग द स्टेशनरी वेव पैटर्न विजिबल। तो स्टेशनरी वेव पैटर्न विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा अकॉस्टिक लेविटेशन। डेफिनेशन आ जाएगी अकॉस्टिक लेविटेशन इज अ मेथड ऑफ सस्पेंडिंग फिजिकल मैटर in air against the pull of gravity using radiation pressure generated by highly intensity sound waves। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हाई होगी और हम क्या कहेंगे, आप कह लें यहाँ पर जैसे बेटा डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्लोटिंग ड्रॉपलेट, यानी कि हम देखेंगे कि मैटर को फ्लोट किया जाएगा हवा में, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी फिजिकल टच नहीं है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल डाउन टूवर्ड्स। तो हम कहेंगे कि किसकी वजह से मुमकिन है, ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर जनरेटेड बाय हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स। तो ये बेटा कहलाता है एक्विस्टिक लेविटेशन। एक्विस्टिक से मुराद होता है साउंड, तो साउंड को यूज़ करते हुए जो लेविटेशन करना है, लेविटेशन मीन के हवा में मुअल्लक होना, ठीक है, लेविटेट करना यानी कि तैरना, फ्लोट करना, ठीक है। कंसेप्ट देख लेते हैं। इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स टू लेविटेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स सच एज बिट्स ऑफ स्टायरोफोम। अब बेटा ऐसा भी नहीं है कि आप हर मटेरियल को फ्लोट कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि सिर्फ चंद मटेरियल्स जैसा कि बिट्स ऑफ स्टायरोफोम। स्टायरोफोम बहुत ही हल्की होती है, उसके भी बिट्स की बात की गई है, यानी कि छोटे हिस्से की बात की गई है। या फिर आप कह लें कि वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स भी तो बेटा टाइनी होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर मुअल्लक कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कंटेक्ट। तो बेटा फिजिकल कंटेक्ट के बगैर उनको मुअल्लक करना, लेविटेट करना यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि एक्विस्टिक वेव्स की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटर्स सेटअप, जो यहाँ पर बेटा फिगर में शो किया गया है। यहाँ पर देखिएगा एन अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर इक्विप्ड। ट्रांसड्यूसर का मतलब आप कह लें कि वाइब्रेशनल, ठीक है,
इक्विप्ड विद अ कनकेव हॉर्न। तो यहाँ पर आप बेटा देख सकते हैं ये कनकेव हॉर्न है। अब यहाँ पर बात किसकी की गई है कि एक अल्ट्रासोनिक जो है ना वो वाइब्रेटर है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इक्विप्ड विद कनकेव हॉर्न। कनकेव क्यों लिया गया है? फोकस करने के लिए, ताकि बेटा जो साउंड वेव्स है अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको यहाँ पर फोकस किया जा सके। और फोकस करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि वो इसको हवा में मुअल्लक रखेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इसमें आ जाएगा एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर टू डिराइव द ट्रांसड्यूसर। तो ये जो बेटा वाइब्रेटर होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, उसको डिराइव करने के लिए, चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर, जो यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। और साथ में आप कह लें रिफ्लेक्टर, यानी कि पोजीशन डायरेक्टली अबव द ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर यानी कि वाइब्रेटर के सामने बिल्कुल अपवर्ड हम यहाँ पर कहेंगे कि एक रिफ्लेक्टर मौजूद होगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा? ये साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और यहाँ पर बेटा इसको आप जूम करके देखें तो ये इस तरह का फिनोमेना बनेगा, यानी कि ये साउंड वेव जो है ना इसको ड्रॉपलेट को फ्लोट करवाएंगी नोड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट बेटा हम देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इमिटेड फ्रॉम ट्रांसड्यूसर ट्रेवल अपवर्ड एंड बाउंस ऑफ द रिफ्लेक्टर बैक टूवर्ड्स द सोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि एक वेव जो होगी वो यहाँ से अपवर्ड जाएगी, अपवर्ड जाने के बाद वो ऊपर जाके टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा कि वो वापस आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वापस आएगी। जब वो वापस आएगी बेटा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, क्योंकि सोर्स सेम है। और अगर देखें तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक स्टैंडिंग वेव बनाएगी। और स्टैंडिंग वेव जो होगी वो आप कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जो है ना वो ड्रॉपलेट को फ्लोट करवाएगी। कहाँ पर? नोड्स के ऊपर। नोड्स कौन से पॉइंट थे? नोड्स बेटा ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है। तो ये आप देख सकते हैं बॉल जो है वो नोड के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे ये मैंने नोड्स बना दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं the superposition of incident and reflected sound waves form a vertical standing acoustic wave। acoustic means sound waves। तो वर्टिकल स्टैंडिंग एक्विस्टिक वेव बन गई है, जैसे कि आप बेटा डायग्राम में शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। acoustic sound pressure is minimum at the nodes and maximum at the anti nodes। वही बात आ गई, नोड्स है तो मिनिमम प्रेशर, एंटी नोड्स हैं तो मैक्सिमम प्रेशर आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एंटी नोड्स एंड नोड्स प्रोड्यूसेस अ नेट अपवर्ड acoustic फोर्स दैट काउंटर एक्ट्स ग्रेविटी। काउंटर एक्ट का क्या मतलब है? काउंटर कहते हैं अपोजिट को, अपोजिंग को। तो बेटा आप कह लें कि ये जो अप थर्स्ट फोर्स होगी, अपवर्ड एक्विस्टिक फोर्स होगी, वो काउंटर करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ये हवा में मुअल्लक रहेगा, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं स्मॉल पार्टिकल आर डाउन। तो जो स्मॉल पार्टिकल है वो ड्रॉन टूवर्ड्स एंड ट्रैप्ड एट द नोड्स विच एक्ट एज एक्विस्टिक ट्रैप्स। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल होगा, या आप कह लें कि स्टायरोफॉर्म का कुछ टुकड़ा हो सकता है, या वाटर ड्रॉपलेट हो सकता है, वो एक्विस्टिक ट्रैप में फंस जाएगा। एक्विस्टिक ट्रैप कौन सा है? बेटा आप कह सकते हैं कि बेसिकली वो नोड्स हैं। किसके? आप कहेंगे कि वो नोड्स हैं बेटा जो एक्विस्टिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं उसके नोड्स है, वहाँ पर वो ट्रैप्स हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे और मुअल्लक हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इसमें 20 MCQs हैं, आप इनको देखिएगा, इससे बेटा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो सभी MCQs देखिएगा। विच फिनोमेना इज डायरेक्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय रूबेन्स ट्यूब्स, क्लैडनी प्लेट एंड एक्विस्टिक लेविटेशन। तो ये आ जाएगा एक्विस्टिक स्टैंडिंग वेव्स एंड रेजोनेंस, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया। एक्विस्टिक मीन्स साउंड वेव्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाएगा रूबेन ट्यूब इज आल्सो कॉमनली रेफर्ड एज। तो इसको बेटा हम स्टैंडिंग वेव फ्लेम ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इन व्हाट ईयर द रूबेन इन्वेंटेड रूबेन ट्यूब्स। तो ये बेटा आ जाएगा 1905, जैसे कि यहाँ पर भी बेटा मेंशन किया गया। नेक्स्ट आ जाएगा
हु इन्वेंटेड द फ्लेम ट्यूब्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्विस्टिक स्टैंडिंग वेव्स, तो हम कहेंगे हेनरिच रूबेंस, जो यहाँ पर मेंशन किया गया, आपकी बुक में भी ये बेटा इंफॉर्मेशन मौजूद है। नेक्स्ट आ जाएगा, इन अ रूबन ट्यूब्स गैस लीक्स आउट फ्रॉम होल्स ड्रिलिंग अलोंग, किसके अलोंग बेटा, टॉप ऑफ द पाइप, यानी कि टॉप ऑफ द पाइप जो है ना वो ये गैस लीक होगी और फ्लेम ट्यूब बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें, इन अ रूबन ट्यूब्स टॉलर फ्लेम इंडिकेट्स रीजन्स ऑफ, बेटा दो तरह के रीजन्स होते हैं, एक एंटी नोड और दूसरे नोड। नोड जो है वो आप कह लें कि लेस, और एंटी नोड की बात करें तो हाई, यानी कि टॉलर फ्लेम की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें कौन सा होगा, मैक्सिमम साउंड प्रेशर मींस एंटी नोड्स। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें, इन अ रूबन ट्यूब्स लोअर फ्लेम हाई जो ना वो हाइट्स मार्क्स द लोकेशन ऑफ, तो लोअर फ्लेम हाइट की बात करें तो वो किसके बराबर होंगे, नोट्स, यानी कि जीरो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आ जाएगा, अंस्ट क्लेडनी इन्वेंट क्लेडनी प्लेट इन विच टाइम पीरियड, लेट 18th सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें, व्हाट शेप्स आर क्लेडनी प्लेट्स टिपिकली मेड ऑफ, सर्कुलर आर हम कह सकते हैं स्क्वेयर शेप। नेक्स्ट आ जाएगा, इन द क्लासिकल मेथड हाउ वाज अ क्लेडनी प्लेट सेंट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग अ वायलिन बो। नेक्स्ट आ जाएगा, इन मॉडर्न सेटअप क्लेडनी प्लेट इज ड्राइवन एट इट्स सेंटर बाय मैकेनिकल ओसिलेटर, जिसको कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाई डज साउंड मूव टुवर्ड्स द नोट्स ऑन अ वाइब्रेटिंग क्लेडनी प्लेट्स, तो बेटा सैंड सॉरी, तो सैंड जो है ना वो क्यों मूव करती है, किसकी तरफ, नोट्स की तरफ, किस में, वाइब्रेटिंग क्लेडनी प्लेट्स के अंदर। उसकी रीज़न है बेटा, आप कह लें कि जो नोड्स होते हैं उनका जीरो एम्पलीट्यूड होता है, जीरो एम्पलीट्यूड यानी कि स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट्स होने की वजह से हम कहेंगे कि सैंड जो है ना वो नोट्स की तरफ मूव करती है। अगर बेटा आप यहाँ पर देखें कि जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा है, क्या वहाँ पे जो है ना वो सैंड रुक सकती है, नहीं, सैंड तो रुकेगी स्टेशनरी जगह पर, इसलिए वो बेटा नोट्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, एक्विस्टिक लेविटेशन होल्ड्स ऑब्जेक्ट इन मिड एयर अगेंस्ट ग्रेविटी यूजिंग रेडिएशन प्रेशर ऑफ हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन एक्विस्टिक लेविटेशन, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जो हम बेटा नहीं सुन सकते, यानी कि कांट बी हेard बाय ह्यूमंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, इन एक्विस्टिक लेविटेटर मैटर सच एज स्टायरोफॉर्म बाइट्स आर वाटर ड्रॉपलेट्स गेट ट्रैप्ड एट दी, उनको बेटा नोड्स पर ट्रैप किया जाता है, इसे आप बेटा एक्विस्टिक लेविटेशन ट्रैप भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, इन एक्विस्टिक लेविटेशन साउंड प्रेशर इज मिनिमम एट एंड डैश एंड मैक्सिमम एट डैश, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्विस्टिक लेविटेशन में जो साउंड प्रेशर है वो मिनिमम होता है बेटा नोड के ऊपर और मैक्सिमम होता है एंटी नोड के ऊपर। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, विच component in an acoustic levitator redirect sound waves to form standing waves, redirect मतलब रिफ्लेक्ट करना, तो कौन होगा, रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोडल ट्रैप्स in an acoustic levitator is 0.5 centimeter, what is the wavelength lambda of the standing waves। अब बेटा हम जानते हैं कि जो दो नोड्स होते हैं, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर होता है। अगर हम बेटा एक वेव की बात करें तो एक वेव होती है यहाँ से ये इसका अपवर्ड और फिर ये डाउनवर्ड मूव करें, तो ये बेसिकली एक वेव है जो किसके बराबर है, लैम्डा के। इसको आधा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, लैम्डा बाई 2, जो कि बेटा नोड से नोड यानी कि एडजेसेंट नोड्स का डिस्टेंस शो करता है। तो नेक्स्ट बेटा हम इसमें बात करेंगे कि ये बेसिकली लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, जो कि 0.5 सेंटीमीटर है। लैम्डा फाइंड करना है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टॉल फ्लेम पीक्स इन रूबन ट्यूब्स आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब बेटा दो आप कह लें एंटी नोड्स की बात हो रही है, क्योंकि टॉल फ्लेम पीक्स कौन सी होती हैं, एंटी नोड्स,
तो यहाँ पर हम देखेंगे दी वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इनसाइड पाइप विल बी, तो वेवलेंथ हमने देखनी है। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ लैम्डा, जो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें last MCQs, an acoustic levitator use an ultrasonic wave of frequency 40,000 hertz in air where sound wave is 340 meter per second. What is the distance between two successive कहते हैं नज़दीक वालों को, adjacent को, या फिर आप कंजक्टिव भी कह सकते हैं, एक्विस्टिक ट्रैप्स यानी कि नोड्स की बात की जा रही है। तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेटा हमने देखना है कि वो किसके बराबर होगा, यानी कि लैम्डा बाई 2 फाइंड करना है, वो किसके बराबर होगा। फार्मूला हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर बेटा लैम्डा फाइंड करना है तो एफ जो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि v और एफ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेटा लैम्डा v की वैल्यू पुट की 340, एफ की वैल्यू पुट की 40,000, तो बेटा दोनों को डिवाइड किया 8.5 10⁻³ मीटर। और अगर हम देखें बेटा लैम्डा बाई 2 यानी कि दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस, तो वो बेटा इसको हाफ कर दिया जाए, तो जैसे हम बेटा इसको हाफ करेंगे वैल्यू आ जाएगी 4.25 10⁻³ और 10⁻³ को हम मिली लिख देंगे तो ये 4.25 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।